ओके स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने इक्वेशन पर डिस्कस किया था कि किसी भी स्ट्रिंग पे जो वेव है और उसकी जो साइनोसॉइडल वेव की मैंने बात की थी। देखो, स्ट्रिंग पे किसी भी टाइप की वेव हम जनरेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि स्ट्रिंग के किसी भी पार्टिकल को जो एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी दे रहा है वो किस मैनर में एनर्जी दी जा रही है। अगर हम बात की थी कि जो एक ओरिजिन पे पार्टिकल था, यानी जो रिंग थी, कल मैंने बात की थी, उस रिंग को अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स जैसे स्प्रिंग मैंने लगाई थी, तो एक्सटर्नल फोर्स जो था यानी स्प्रिंग का जो फोर्स था वो इस रिंग को एसएचएम करा रहा था। और अगर रिंग एसएचएम करेगी तो फिर स्ट्रिंग पे जो वेव जनरेट होगी वो साइनोसोडियल वेव होती है, जिसका मैंने इक्वेशन तुम्हें बताया था y इक्वल टू ए साइन, ये बच्चों साइन या कॉस भी हो सकता है क्योंकि π/2 का फेज डिफरेंस आएगा, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। तो अगर प्लस आ रहा है इसका मतलब वेव माइनस एक्स एक्सिस पे जा रहा है, और अगर माइनस आ रहा है बीच में तो इसका मतलब उल्टा होता है। यहाँ पे कल मैंने बताया था तुम्हें, यानी वेव की एक बेसिक जो इक्वेशन है ये तो साइनोसोडियल वेव की इक्वेशन है। इज इट क्लियर? यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड ए था, वेव वेलोसिटी की बात की तो वेव वेलोसिटी होती है ओमेगा बाई के, ये है वेव वेलोसिटी। ओके, और जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो होती है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये की वेरिएबल वेलोसिटी है क्योंकि पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं। तो वेव कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी और पार्टिकल जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी से एसएचएम करते रहे, और उसमें एक पार्टिकल अलोंग द वाई एक्सिस एसएचएम करेगा और दूसरा जो है वेव जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ती रहेगी। बट इट इज ए साइनोसोडियल वेव। ये साइनोसोडियल वेव है क्योंकि जो एक्सटर्नल सोर्स था उस एक्सटर्नल सोर्स के एनर्जी देने का जो मैनर था कि जो मीडियम के पार्टिकल हैं, मीडियम मतलब क्या है, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग की जो पार्टिकल है उसको एसएचएम कराई गई थी, इसलिए साइनोसोडियल वेव जनरेट हुई। बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ऐसा नहीं कि हर कोई वेव साइनोसोडियल हो। अब हम एक जनरल बात करते हैं कि स्ट्रिंग वेव पे या स्ट्रिंग पे कोई भी जो वेव जनरेट होगी उसकी एक जनरल इक्वेशन क्या है, यानी उसमें कौन सी टर्म देख के हम उसको वेव इक्वेशन है या नहीं है ये कैसे डिफाइन करते हैं। कोई भी जो वेव की इक्वेशन गिवन है वो वेव की इक्वेशन है या नहीं है, हाउ कैन वी डिफाइन दैट। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये रहता है, देखिए कि y इक्वल टू मेन फंक्शन क्या है, f ऑफ t प्लस माइनस एक्स बाय वी, ये मेन मुद्दे की बात है। यानी फंक्शन साइन है, चाहे कॉस है, चाहे e की पावर पे है, चाहे स्क्वायर, किसी में भी हो, लेकिन उसमें t प्लस माइनस एक्स अपॉन वी की टर्म देखना जरूरी है और वो हर जगह वेल डिफाइंड हो, ये भी जरूरी है। इज इट क्लियर? वो हर जगह वेल डिफाइंड हो तब जाकर के हम कहते हैं कि इट इज ए वेव इक्वेशन। अब जैसे सुनो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान देना। जैसे मैं कह दूं y इक्वल टू, समझना ध्यान से, y इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 3x माइनस 6t और इसका होल स्क्वायर। ओके बच्चों, ये वेव इक्वेशन है या नहीं? अब बहुत से देख के मना कर देंगे कि सर इसमें साइन कहाँ है, कॉस कहाँ है, ये कहाँ से वेव बन गई। तो पहली बात तो साइन कॉस जरूरी नहीं था। साइन कॉस की जो इक्वेशन थी वो साइनोसोडियल वेव के लिए है। मैंने जो कहा वो देखना कि पहली बात तो एक फंक्शन जो है वो t प्लस माइनस एक्स अपॉन बी, तो यहां सबसे पहला काम क्या है सुनिएगा, मैं इसको मॉडिफाई कैसे करूं, यानी इसमें कहीं ना कहीं t प्लस माइनस एक्स अपॉन बी मेरे को चाहिए। तो y इक्वल टू 1 अपॉन, अब इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, तो यू हैव 2 प्लस, यहां से अपन एक काम करते हैं 6 कॉमन ले लेते हैं, ये बल्कि एक माइनस 6 कॉमन ले लें क्योंकि t प्लस, t का कोफिशिएंट 1 बना लो तुम, t जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसको 1 बना लीजिए कैसे भी, तो यहां माइनस 6 कॉमन ले लें। माइनस 6 जब इसमें से कॉमन लोगे, ध्यान देना, तो माइनस 6 का स्क्वायर आएगा प्लस 36, तो 36 आ जाएगा बाहर, यहां रह जाएगा t माइनस का और यहां से ये हो जाएगा माइनस, और 6 कॉमन लेंगे तो दिस इज x बाई 2 और इसका होल स्क्वायर।
बात समझना। अब थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि यार हाँ वेव की इक्वेशन है, क्योंकि टी ये सब चीज चलेगी, लेकिन टी प्लस है माइनस तो माइनस है, एक्स अपॉन समथिंग का होल स्क्वायर। बस एक चीज और मैं क्लियर कर लूं यहाँ पे कि क्या ये जो इक्वेशन है कहीं अनडिफाइंड तो नहीं। बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे कि अगर ऐसा हो रहा है किसी टाइम पे टी की किसी वैल्यू पे या एक्स की किसी वैल्यू पे वाई की वैल्यू इनफाइनाइट पहुंच गई, तो पार्टिकल इनफाइनाइट पे थोड़ी जाएगा कोई। भाई यहाँ पे वाई क्या है, किसी भी पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स उस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट है, और टी क्या है, टाइम। तो अगर मैं सोचता हूं जैसे सबसे पहले अपन देखें तो ये डिफाइन है या नहीं, तो सबसे जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं वो चेक करने के लिए जैसे x इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पे देखें अपन। तो चलो मैं t इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं और x इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं, तो यहां पे ये जो वैल्यू है तो 0 होगी, लेकिन फिर भी 1/2 बच रहा। देखो नॉट डिफाइंड तो नहीं है, नॉट डिफाइंड कब होता है, 1/0 आता। सपोज मैं कहता 1/t प्लस x अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ये y है, क्या ये वेव फंक्शन है? तो क्लियर कट मना कर सकते हैं, ये वेव फंक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि एक पार्टिकल के बारे में सोचो, एट x इक्वल टू 0 वाला जो पार्टिकल है, यानी जो पार्टिकल ओरिजिन पे है, जैसे रिंग थी अपनी ओरिजिन पे, वो t इक्वल टू 0 पे कहां मिलेगा जरा देखो। इनिशियली उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा इनिशियली, तो सोचोगे तो यू विल हैव y इक्वल टू, ये पुट करोगे तो y इक्वल टू 1/0 यानी इन्फिनिटी, तो इट इज नॉट परमिसिबल, तो वेव इक्वेशन है ही नहीं है। बात समझे? इसलिए ये वेव इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये वेल डिफाइंड है। तो बात समझना, इसीलिए ये क्या है, वेव इक्वेशन है। जैसे मैं कह दूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो क्लियर कट वेव इक्वेशन नहीं, क्योंकि x का स्क्वायर बन रहा है यहां, जबकि फंक्शन जो होना चाहिए दैट शुड बी t प्लस माइनस एक्स अपॉन बी, दैट शुड बी t प्लस माइनस एक्स अपॉन बी। तो x का तो स्क्वायर की टर्म आ रही है यहाँ पे, जो कि होल स्क्वायर भी नहीं बन रहा। अगर इसको होल स्क्वायर, हाँ मैं अगर कह दूं इस तरह से कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, इस टाइप से मतलब एक होल स्क्वायर बन जाए, एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2tx, इसको एक बार हम लिख सकते हैं दिस इज x प्लस टी का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? लेकिन ये भी एक वेव फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्चुअली इसमें भी देखो, जब t की वैल्यू हम और x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो y की वैल्यू बहुत बढ़ रही है। इज इट क्लियर? तो इसलिए ये भी एक वेव फंक्शन नहीं है, क्योंकि एट एवरी x एंड एवरी t इट इज नॉट डिफाइंड, यानी हर एक माइनस इन्फिनिटी से x प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट करूं तो वो डिफाइन। जैसे x इक्वल टू इन्फाइनाइट रखते ही सोचो, यहाँ x इक्वल टू इन्फाइनाइट बहुत दूर पे जो पार्टिकल है उसका y कोऑर्डिनेट कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। यानी ग्राफिकली अगर हम सोचना तो ग्राफिकली वो सभी फंक्शन अलाउ नहीं होंगे जिनके ग्राफ अपवर्ड्स में मुंह खोल रहे हैं, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, इस तरह के ग्राफ अलाउ नहीं है, क्योंकि इनको आगे देखोगे तो इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड करेंगे। एक एनवेलप टाइप का जो ग्राफ है, यानी इस टाइप का जो ग्राफ होगा, ये अलाउ हो सकता है, यानी जिसकी मैक्सिमा फाइनाइट है, मैक्सिमा फाइनाइट है तो उससे कम सभी अलाउ हैं इस टाइप से। इज इट क्लियर? एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन रखे कि कौन कौन सी वेव हैं, कौन कौन सी नहीं है, तो वहां तुम देखना ध्यान से, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फंक्शन। एक्सेप्टेबल फंक्शन का मतलब क्या है कि वो फंक्शन जिनका मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा ग्राफ का, यानी उसको और बढ़ाओगे तो वो इनफाइनाइट पे जा रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं। तो मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूं, मेरा क्वेश्चन यहां से था, तो अब मैं यहां पे देखूंगा तो बिल्कुल इट इज क्लियरली ए वेव, ये बिल्कुल वेव की इक्वेशन है, क्योंकि हर पॉइंट पे ये वेल डिफाइंड है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, तुम पुट करके देख लो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एनी वैल्यू ऑफ टाइम, वाई इज फाइनाइट, वाई वेल डिफाइंड होता है, अनडिफाइंड नहीं है, और टी प्लस माइनस एक्स अपॉन वी बन रहा है। ये तो पहली चीज जरूरी है कि टी प्लस माइनस एक्स अपॉन वी बने और हर जगह वो वेल डिफाइंड हो, तब जाके वो वेव की इक्वेशन होती है। साइन या कॉस का आना जरूरी नहीं है। साइन और कॉस अगर आता है तो फिर वो साइनोसोडियल वेव होगी, जिसकी शेप इस तरह से होती है, लाइक ए साइनोसोडियल कर्व। इसकी शेप साइनोसोडियल कर्व नहीं होगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन है इसमें, अगर ये वेव फंक्शन हमने, चलो मान लिया कि ये वेव फंक्शन है, हमने पूरी तरह से चेक कर लिया कि वेव का फंक्शन है ये, चलो जब बच्चों बताओ कि किस डायरेक्शन में
वेव प्रोपेगेट हो रही है। ध्यान देना डायरेक्शन किधर है इसकी। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन देखो x इक्वल टी प्लस या माइनस, तो माइनस आ रहा देखो बीच में, टी प्लस माइनस एक्स अपॉन वी में अगर टी माइनस आता है तो मैंने बताया था कि किधर जाएगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे यानी प्लस आई कैप में। वेव इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, जो डिस्टरबेंस तुम दे रहे हो वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। और अगर यहाँ प्लस होता तो फिर मैं कहता जो डिस्टरबेंस है वो नेगेटिव आई कैप में आगे बढ़ता। फिलहाल क्वेश्चन में यहाँ माइनस है, आई विल से कि जो डिस्टरबेंस तुम दे रहे हो, जो एनर्जी दे रहे हो मीडियम में, स्ट्रिंग को जो एनर्जी दे रहे हैं अपन, वो एनर्जी पॉजिटिव आई कैप में आगे बढ़ रही है। दूसरा वेलोसिटी ऑफ वेव। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे देखो गलती कहाँ होती है, क्योंकि उनको फॉर्मूला रटा पड़ा है, वेलोसिटी क्या होती है एन लैम्डा, और ढूंढ रहे हैं एन कितना है लैम्डा कितना है। पहली बात तो ये फॉर्मूला गलत है, यहाँ सुन लो, v इक्वल टू एन लैम्डा इज डिफाइंड, समझ लेना, v इक्वल टू एन लैम्डा इज डिफाइंड ओनली फॉर साइनोसोडियल वेव। बच्चों ध्यान देना, केवल साइनोसोडियल वेव पे ये डिफाइन होता है। अब इस वेव में तुम ढूंढोगे यार एन तो दिख नहीं रहा, लैम्डा तो दिख नहीं रहा, ओमेगा टी वगैरह कुछ है ही नहीं इसमें, तो नहीं होगा इसमें। इज इट क्लियर? एन लैम्डा फॉर्मूला से यहाँ बात नहीं बनेगी, क्योंकि एन लैम्डा जो फॉर्मूला है वेलोसिटी का वो केवल और केवल साइनोसोडियल वेव के लिए वैलिड है, समझे? हर जगह v इक्वल टू एन लैम्डा नहीं लगा सकते, या लैम्डा ही डिफाइंड नहीं है। जब साइनोसोडियल वेव नहीं है तो उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, कोई वेवलेंथ नहीं होगी। ये फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, ये सारी टाइम पीरियड, ये सारी चीजें साइनोसोडियल वेव के लिए होती है। अब यहाँ पार्टिकल एसएचएम ही नहीं कर रहे तो काय का टाइम पीरियड, किस बात का ओमेगा, काय की वेवलेंथ, कुछ नहीं होगा यहाँ। तो इसलिए यहाँ सीधा सा कंसेप्ट, लेकिन जो बेसिक चीज अभी भी वही है कि फंक्शन में तुम्हें पता था कि t का कोफिशिएंट अगर 1 है, इसलिए मैंने इसको 1 बनाया, इसलिए -6 कॉमन लिया कि t प्लस माइनस एक्स अपॉन के नीचे जो चीज आती है वो वेव वेलोसिटी होती है कि नहीं बच्चों। तो ये 6t था, तो पहले मैंने -6 कॉमन लिया ताकि ये t बने। सबसे पहले t का कोफिशिएंट 1 बनाओ, चाहे तुम साइनोसोडियल वेव में देख लो। क्या इक्वेशन थी? y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहां भी देखो आराम से, टी का कोफिशिएंट 1 बनाओ तो क्या आएगा? a साइन ओमेगा कॉमन लो, ओमेगा कॉमन लो तो t देखना फंक्शन बनेगा t माइनस के अपॉन ओमेगा इंटू एक्स। ओके, अब इसको मैं मॉडिफाई अगर करता हूं तो दिस विल बी a साइन ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स अपॉन समथिंग लाने की कोशिश करूं तो x अपॉन समथिंग को मैं लिख दूंगा के, सॉरी x अपॉन समथिंग को लिखेंगे ओमेगा अपॉन के, क्योंकि वापस वही बात बन जाएगी, के ऊपर चला जाएगा ना, तो वही के एक्स अपॉन ओमेगा आएगा। तो यहां भी ध्यान से देखो t माइनस एक्स अपॉन ये समथिंग जो है, इसी को मैंने कहा था याद है, ओमेगा अपॉन के, ये वेव वेलोसिटी होती है। तो यहां मुझे क्लियर दिख रहा है कि एक्स अपॉन समथिंग में मेरा 2 आ रहा है। तो अगर मैं वेव वेलोसिटी की बात करता हूं तो डेफिनेटली जो वेव वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ये वेव 2 मीटर पर सेकेंड से प्लस आई कैप में जा रही है। इसमें अगला क्वेश्चन अगर हम सोचें कि t इक्वल टू 0 पे वेव का शेप क्या होगा, यानी स्ट्रिंग कैसी दिखाई दे रही होगी। यानी अगर स्ट्रिंग पे ये वेव जा रही है, सोचना अगर स्ट्रिंग पे ये वेव जनरेट हुई, स्ट्रिंग पे हमने ये वेव जनरेट की, तो t इक्वल टू 0 पे उस स्ट्रिंग का शेप, यानी t इक्वल टू 0 पे अगर हम कैमरे से क्लिक करें तो उस स्ट्रिंग का फोटो कैसा आएगा, उसका पिक कैसा आएगा, स्ट्रिंग का वेव की शेप क्या होगी। तो t इक्वल टू 0 पे हम वेव की शेप बनाते हैं। ध्यान देना, ये है एक्स एक्सिस और बच्चों ये है वाई एक्सिस। अब t इक्वल टू 0 पे अगर मैं स्ट्रिंग का शेप बनाता हूं, t इक्वल टू 0 पे स्ट्रिंग कैसी दिखाई देगी, उसका हम फोटो क्लिक करें तो t इक्वल टू 0 पे वो फोटो कैसा आएगा, उसका स्नैपशॉट इसको बोलते हैं। तो t इक्वल टू 0 पे अपन इसका स्नैपशॉट ले तो वेव कैसी दिखाई देगी, देखते हैं। वेव कैसी दिखाई देगी, इसका मतलब क्या है कि कौन कौन से पार्टिकल कहां मिलेगा, उनको लोकस ले लो। इसमें t इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो y कोऑर्डिनेट मेरा आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट निकालते हैं कि ये पार्टिकल कहां था, कौन कहां था, वो हर एक पार्टिकल को ढूंढ लो
कौन कौन से पार्टिकल कहाँ थे उनको मिला दो, बस वही वेव है। भाई स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट, ये स्ट्रिंग का एलिमेंट यहाँ था यहाँ, तो उनको मिलाओगे तो वेव बन जाएगी। तो t इक्वल टू 0 पे मेरा फंक्शन क्या आएगा, एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 रख के देखो इसमें, तो y इक्वल टू 1/2 प्लस, और ये तो हो जाएगा 0, और 3x का स्क्वायर दैट विल बी 9x स्क्वायर। अब एक एक एलिमेंट को ढूंढता हूं कि स्ट्रिंग का जो एलिमेंट ओरिजिन पे था, ओरिजिन वाला पार्टिकल कहां मिलेगा जरा देखो। तो ओरिजिन वाला पार्टिकल, अब ये t इक्वल टू 0 पे फंक्शन आ गया। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर करके देख लो कौन कौन सा पार्टिकल कहां मिला। तो x इक्वल टू 0 जो वाला पार्टिकल था वो t इक्वल टू 0 पर कहां मिलेगा। कहने का मतलब ये वाला जो पार्टिकल, स्ट्रिंग हमारी बिल्कुल सीधी थी ऐसे शुरू में, जब तक हमने वेव जनरेट नहीं की स्ट्रिंग सीधी थी बिल्कुल ऐसे। अब ये पार्टिकल कहां गया, ये कहां गया, उनको मिलाओगे तो स्ट्रिंग की शेप आ जाएगी। तो सबसे पहले इसके बारे में सोचते हैं कि ये पार्टिकल कहां गया, कब, t इक्वल टू 0 पर। तो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पुट करूंगा, देखो ध्यान से, तो y कितना रहा 1/2। ये पार्टिकल उठ के इसका y कोऑर्डिनेट 1/2 आ गया, तो ये मुझे यहां मिलेगा 1/2 पे। दूसरी बात, अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स से देखते हो कि और जितने भी पार्टिकल होंगे, और जितने भी पार्टिकल होंगे उनका y कोऑर्डिनेट इस 1/2 से कम होगा। देखो, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा। देखो x इक्वल टू 1 पुट करो, x इक्वल टू 2 पुट करो, x इक्वल टू 3, बोलो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है कि नहीं बताओ। इसलिए अगले पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट थोड़ा कम होगा, अगले का थोड़ा और कम होगा, और कम होता जाएगा। और 0 कब होगा, x इक्वल टू इन्फिनिटी पे। और जो +1 पे जो बात होगी वही बात -1 पे होगी। ये भी देख लो, स्क्वायर है ना, यानी ये पार्टिकल आपस में सिमेट्रिकल होंगे, +1 वाला -1 वाला, +2 वाला -2 वाला। इसलिए स्ट्रिंग का जो शेप है वो ऐसा है। t इक्वल टू 0 पर अगर तुम फोटो खींचते हो स्ट्रिंग का, तो स्ट्रिंग का पिक तुम्हें ऐसे दिखाई देगा। इज इट क्लियर? इसको मैं ढंग से बना दूं कि t इक्वल टू 0 पर जो वेव का शेप होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये y, ये x, ऐसे शेप होगा। ये मैक्सिमम y है कितना, 1/2। अब मैं तुमसे कहता हूं चलो कि यार 2 सेकंड बाद फिर मुझे इस स्ट्रिंग का पिक लेना है, इसका फिर फोटो क्लिक करना है। 2 सेकंड बाद शेप क्या रही होगी, क्या शेप यही होगी, बात समझे। तो 2 सेकंड बाद क्या हुआ होगा, तो अब हमें मैथमेटिक्स नहीं लगानी। एक बार अगर तुम शेप बना लेते हो, और जो सबसे बढ़िया t इक्वल टू 0 पे होता बनाना, उसमें कोई हेडेक नहीं है, आराम से फंक्शन सॉल्व होता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन फिर कहता हूं कि t इक्वल टू 2 पर इसकी शेप बनाओ, 2 सेकंड बाद फिर फोटो क्लिक करो कि स्ट्रिंग कैसी दिखाई दे रही है, वेव की शेप क्या है। ये शेप कब है बच्चों, ये तो है एट t इक्वल टू 0। अब ये मत बोलना कि ये वेव कैसी है, ये तो ऐसी होती है वेव, तो जो तुम सोचते हो ऐसी होती है वो साइनोसोडियल थी, ये साइनोसोडियल नहीं है ना, यहाँ कोई एम्पलीट्यूड है। अब मैं पूछूं इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, कुछ नहीं है, एम्पलीट्यूड मीनिंगलेस वर्ड है यहाँ पे। अरे इसमें वेव की फ्रीक्वेंसी, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, कोई टाइम पीरियड नहीं, पार्टिकल SHM ही नहीं कर रहे। तो इसलिए बच्चों तुमने जो पढ़ा है साइन या कॉस वाली वेव, वो तो एक स्पेशल कैटेगरी है साइनोसोडियल वेव। वो तब होता है कब, जब मीडियम यानी स्ट्रिंग एक पार्टिकल को पकड़ के SHM कराओ, तब वो रस्सी इस टाइप से चलेगी। ये अलग टाइप की वेव है, ना कोई एम्पलीट्यूड, ना कोई फ्रीक्वेंसी, ना टाइम पीरियड, ना लैम्डा वेम्डा, कुछ डिफाइन नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, वेव वेलोसिटी डिफाइन है। तो सुनो, t इक्वल टू 2 पे मेरे को वेव की शेप फिर बनानी है, तो t इक्वल टू 2 पे अब मैथमेटिक्स से मत करो, सीधा सा कंसेप्ट क्या है कि जो सिनेरियो अब यहां दिख रहा है वो तुम्हें पता है वेव किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रही है। ध्यान से देखना, तो 2 सेकंड में जो वेव है कितना आगे बढ़ जाएगी, तो 2 सेकंड में, क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही है प्लस x एक्सिस पे, तो इन 2 सेकंड्स, 2 सेकंड बाद जब देखोगे तो ये जो डिस्टरबेंस है वो कितना आगे खिसक जाएगा, जरा सोचो, 4 मीटर, क्योंकि ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो यानी इस पूरी वेव को इधर धक्का दे दो, ये करना है बस, पूरी वेव को इधर धक्का दे दो, कितना, 4 मीटर। यानी अभी फिलहाल
जिस पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम वो ओरिजिन पे है, ओरिजिन वाला पार्टिकल यहां पे। अब मैं इस पूरी वेव को अगर खिसकाऊंगा तो यू विल सी ये जो वेव है वो ऐसी हो जाएगी और मैक्सिमा कहां शिफ्ट हो जाएगा, हर चीज अपनी जगह से 4 डिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगी। तो ओरिजिन वाला जो है वो शिफ्ट होगा कहां पे बताओ, x इक्वल टू 4 पे शिफ्ट हो जाएगा। इन 2 सेकंडों में क्या हुआ होगा ये सोचो कि देखो ये पार्टिकल खिसक के यहां से यहां आ गया, देखो यहां आ गया, ये वाला जो पार्टिकल है वो यहां से यहां आ गया, ये पार्टिकल सब नीचे आ रहे हैं, देखो ये यहां पे आ गया, और इसके बाद वाले जो पार्टिकल है वो यहां वाला यहां चला गया, देखो ये वाला पार्टिकल यहां चला गया, ये वाला पार्टिकल यहां पहुंच गया। इज दैट क्लियर? तो यहां से इन 2 सेकंडों में ये वाले जो पार्टिकल है ये तो सब किधर गए बताओ, ऊपर गए, देखो, और ये वाले जो पार्टिकल है वो सब कहां गए, नीचे आ गए, ये यहां पहुंच गया, और इनको जब मिलाएंगे अपन तो ये वेव का शेप बन जाएगा। आगे बस में तो कई बार बच्चों ऐसे पार्टिकल की वेलोसिटी भी पता लगा सकते हैं। अरे से पार्टिकल की वेलोसिटी भी हम पता लगा सकते हैं कि बताइए ओरिजिन वाले पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है, ओरिजिन वाले पार्टिकल की वेलोसिटी किधर होगी, नीचे की तरफ। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम यहाँ पे अंदाज लगा सकते हैं। तो बच्चों ये एक वेव थी जो कि साइनोसोडियल नहीं थी, और साइनोसोडियल नहीं थी फिर भी वेव तो है, तो इसलिए साइनोसोडियल वेव नहीं है तो जितने भी फॉर्मूले थे है ना, v इक्वल टू एन लैम्डा, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इन सबका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, फिर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना पड़ता है। और ये जो धक्का है इसको देते जाओ, हर सेकंड में जो वेव है वो 2 मीटर आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हालांकि नीट लेवल पे साइनोसोडियल वेव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के क्वेश्चन आते हैं और वो हमने अच्छे से पढ़ भी रखी है, उसमें कैसा भी क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर कोई वेव साइनोसोडियल नहीं है तो घबरा मत जाना कि ये कौन सी वेव आ गई। अगर तुम्हें साइन कॉस नहीं दिखे तो वहां ऐसे मत करना कि ये कौन सी वेव है, ये तो पढ़ी नहीं हमने। तो कोई भी फंक्शन, मुद्दा क्या है, t प्लस माइनस एक्स अपॉन वी होना चाहिए, दैट इज ए वेव। ओके, तो चलो ये तो एक बेसिक बात हो गई वेव के बारे में। अब मैं यहां से अगला टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, वो है स्ट्रिंग वेव की वेलोसिटी क्या होती है, उस पर अपन बात करते हैं। ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ वेव समझो। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव यानी अगर हमारे पास कोई भी टाइट स्ट्रिंग है, जैसे सपोज करो एक हैंगर से मैंने एक स्ट्रिंग या कोई वायर, पतला वायर लटका रखा है इसे, और इसको टाइट करने के लिए यहाँ एक ब्लॉक लटका दें ताकि इसमें टेंशन जनरेट हो। एक ब्लॉक लटका दिया अपन ने, नाउ स्ट्रिंग इज टाइट, इसमें कुछ कुछ टेंशन होनी चाहिए। स्लैक स्ट्रिंग में वेव मोशन नहीं होगा, याद रखना। स्लैक स्ट्रिंग में यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनी वेव, स्ट्रिंग शुड बी टाइट। तो टाइट स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में यहाँ पे कोई भी मैं डिस्टरबेंस क्रिएट करता हूं, मान लो इस तरह से। अब धीरे धीरे जो डिस्टरबेंस है वो आगे बढ़ता जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि एन लैम्डा तो साइनोसोडियल वेव है तो कह सकते हो। अब एक बताओ, मान लो मैं यहाँ कोई भी इस तरह से कोई भी एक बिना साइनोसोडियल एक कोई पल्स जनरेट कर दी मैं, तो टाइट स्ट्रिंग पे जो वेव की वेलोसिटी होती है, ध्यान देना फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ टी अपॉन स्मॉल एम, या कई बुक्स में म्यू भी लिखते हैं, म्यू अंडर रूट टी बाई एम। और अगर ये कब वैलिड है, ये ऑलवेज वैलिड, चाहे साइनोसोडियल है चाहे साइनोसोडियल वेव नहीं है, कोई सी वेव स्ट्रिंग पे होनी चाहिए, बस स्ट्रिंग पे कोई सी वेव जनरेट कर दो, उस वेव की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी अंडर रूट टी बाई एम। और अगर ये साइनोसोडियल है तो इसको मैं एन लैम्डा लिख सकता हूं, लेकिन कब, इफ इट इज साइनोसोडियल वेव तभी लिख सकते हैं, और नहीं है तो नहीं लिख सकते। ये तो ऑलवेज वैलिड है, बात समझ में आई।
यानी स्ट्रिंग पे वेव होनी चाहिए बस, कैसी भी वेव है, चाहे वो अभी जैसे मैंने बताया था जो साइनोसोइडल वेव नहीं थी वो भी चलेगी, कोई सी वेव हो लेकिन स्ट्रिंग पे होनी चाहिए। स्ट्रिंग वेव जो है उसकी वेलोसिटी होती है √T/m, और अगर वो साइनोसोइडल तो n लैम्डा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ T क्या है सुनो ध्यान से, ये क्या है कि जैसे मुझे इस स्ट्रिंग पे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, जिस जगह वेव की वेलोसिटी निकालनी है कि पॉइंट 1 को कितनी वेलोसिटी से क्रॉस किया, जब वेव आगे बढ़ रही थी तो पॉइंट 1 को कितनी वेलोसिटी से क्रॉस किया, ये उस जगह टेंशन है। T is the tension at that point। जिस जगह वेलोसिटी की बात करनी है कि पॉइंट नंबर 1 पे वेव की वेलोसिटी, पॉइंट नंबर 2 पे वेव की वेलोसिटी, ये वेव किसी पॉइंट को कितनी वेलोसिटी से क्रॉस करेगी, तो वहां जो T है उस पॉइंट पे टेंशन है। अब कई क्वेश्चन में क्या होता है कि स्ट्रिंग जैसे बहुत हल्की होती है, लाइट स्ट्रिंग, और अगर लाइट स्ट्रिंग है तो हर जगह हम जानते हैं एनएलएम में तुमने पढ़ा होगा, लाइट स्ट्रिंग है तो हर जगह टेंशन सेम होगी, और टेंशन अगर सेम है तो फिर वेव की वेलोसिटी भी हर जगह सेम होगी, यानी वेव यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी। और अलग मान लो अलग अलग टेंशन है, अगर अलग अलग टेंशन है हर पॉइंट पे तो वेव की वेलोसिटी भी हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। इसलिए इसको मैं एक पॉइंट पे डिफाइन कर रहा हूँ। तो तुम्हें तो सीधी सी बात है किसी पॉइंट पे, अब कई बार अगर कहा जाए कि फाइंड द वेलोसिटी इन द स्ट्रिंग, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव इन द स्ट्रिंग, तो यहां मत सोचना कौन से पॉइंट पे बतानी है। हो सकता है पूरी वेव में टेंशन सेम होगी, तो पूरी वेव में अगर टेंशन मतलब पूरी स्ट्रिंग, सॉरी वेव नहीं, पूरी स्ट्रिंग में अगर टेंशन सेम है तो वेव की वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए फिर वहां हम किसी भी पॉइंट पे बता सकते हैं। मैं क्वेश्चंस लूंगा आगे, एम पे बात कर लूं पहले, स्मॉल एम, ये ब्लॉक का मास नहीं है, सुनो, ये है मास, या ये कहो बल्कि लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ। इस स्ट्रिंग की यूनिट लेंथ का मास कितना है, ये इसमें एम होता है, याद। तो यहां पे हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके और वेलोसिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो ये याद रखो, क्लियर। कई बार इसको हमें कैसे लिखना पड़ सकता है जरा देखना। जैसे मान लीजिए ये टाइट स्ट्रिंग थी, एक्चुअली स्ट्रिंग या वायर अगर हम ध्यान से देखें तो वो सिलेंड्रिकल होते हैं, बहुत कम रेडियस का सिलेंडर मान लो, ये सिलेंड्रिकल होते हैं जितने भी हम लेते हैं वायर या स्ट्रिंग, ओके। अब कई बार स्मॉल एम को हमें दूसरे तरह से भी लिखना पड़ सकता है, कई बार स्ट्रिंग की रेडियस, स्ट्रिंग की डेंसिटी वगैरह दी जाती है, वो फॉर्मूला भी मैं यहाँ बताता हूँ तुम्हें। एक्चुअली अगर मैं कंसीडर करता हूँ, जैसे ये मान लो स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ मैंने कैपिटल एल अज्यूम कर ली, कैपिटल एल लेंथ है, इसका टोटल मास एम मान लिया, टोटल मास, देखो दो फर्क दिख रहा है ना, यूनिट लेंथ का स्मॉल एम है और टोटल मास कैपिटल एम है, कौन का, स्ट्रिंग का, इस ब्लॉक को छोड़ो, है ना, स्ट्रिंग का मास कैपिटल एम है। तो अगर मैं कैपिटल एम को लिखता हूं मास इक्वल टू स्ट्रिंग का मास, स्ट्रिंग का मास इक्वल टू स्ट्रिंग का वॉल्यूम इनटू स्ट्रिंग की डेंसिटी, लिख सकते हैं, स्ट्रिंग का टोटल मास इक्वल टू स्ट्रिंग का वॉल्यूम इनटू स्ट्रिंग की डेंसिटी। तो कैपिटल एम, अगर इस स्प्रिंग की रेडियस, स्ट्रिंग की रेडियस स्मॉल आर है, रेडियस समझ रहे हो बहुत कम है, जो कि बिल्कुल पतला वायर होता है, तो अगर इसकी रेडियस स्मॉल आर है तो ये सिलेंड्रिकल है, देखो, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया वॉल्यूम, सॉरी पाई आर स्क्वायर इंटू एल, सॉरी दिस इज वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी है डी। और अगर मैं एल को नीचे ले आऊं, ध्यान देखना, तो कैपिटल एम अपॉन एल, इसी को तुम बच्चों स्मॉल एम बोल रहे हो, देखो मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास एम था, लेंथ एल थी, तो मास पर यूनिट लेंथ एम बाई एल, ये क्या गया होता है, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डी। इसलिए सो मेनी टाइम्स यू विल सी इन द क्वेश्चंस, कंपेयर कराते हैं कि इस स्ट्रिंग में वेलोसिटी इतनी है तो इसमें कितनी होगी, इसकी रेडियस इतनी है, तो कई बार ये फॉर्मूला भी अपने लिए बेनिफिशियल है। तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाई, और ये आएगा पाई आर स्क्वायर डी। सो मेनी टाइम्स टू स्ट्रिंग मेड ऑफ सेम मटेरियल, मतलब डेंसिटी सेम कर दी, तो फिर डिपेंडेंसी ऐसे देखनी है अपने को,
समझे ना। तो जिस तरह का क्वेश्चन है वही फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कई बार क्वेश्चंस में कह रखा है कि सेम मटेरियल की स्ट्रिंग है, रेडियस इतनी है, ये है वो है, तो ये फॉर्मूला अपने लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये दोनों फॉर्मूले हम याद रख सकते हैं। किसी भी स्ट्रिंग पे और कोई सी वेव जनरेट कर दो, स्ट्रिंग टाइट होनी चाहिए। टाइट स्ट्रिंग्स पे हम कोई भी अगर वेव जनरेट करेंगे तो उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी अंडर रूट टी बाई एम। अरे इसमें या इसको अंडर रूट टी, और टी तो क्या है यहाँ पे बताओ, टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में जिस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है उस पॉइंट पे टेंशन, और अपॉन एम या पाई आर स्क्वायर डी, ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो देखो इसको मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूं, जरा ध्यान देना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेलोसिटी का, ध्यान दें। सपोज एक स्ट्रिंग है, बिल्कुल लाइट स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग का मास दे रखा है, दिस इज 4 ग्राम, 4 ग्राम की स्ट्रिंग है ये, और इससे अपन ने एक ब्लॉक लटका रखा है। ये ब्लॉक है हमारा 9 kg का ब्लॉक, बिल्कुल लाइट स्ट्रिंग है। अब देखो ब्लॉक का मास देखना है 9 kg और स्ट्रिंग का 4 ग्राम है, तो बिल्कुल लाइट स्ट्रिंग हो गई। और लाइट स्ट्रिंग अगर है तो एनएलएम में तुमने अच्छे से पढ़ा होगा, अगर कोई स्ट्रिंग लाइट है जिसको मासलेस कहा करते थे, तो अप्रोक्स मासलेस है, क्योंकि इसके कंपेयर में देखो कितना सा मास है, कहाँ 9 किलोग्राम, कहाँ 4 ग्राम। तो ये तो क्लियर हो गया, क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता लग गया कि वेरी लाइट स्ट्रिंग बोल दे या मास कंपेयर करें तो भी दिख रहा है कि इसका मास बहुत कम है। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि यार इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, सेम होगी, यानी टेंशन एट ए, टेंशन एट बी, टेंशन एट सी, सब जगह सेम होगी। ये सबने एनएलएम में पढ़ा होगा। चलो वो टेंशन निकाल लेते हैं अपन, इसका एफबीडी बना के टेंशन निकल जाएगी। टेंशन कितना है, लेट अस सी। ये 9 kg का ब्लॉक है, इस पे नीचे जो फोर्स होगा वो कितना होगा, mg, mg यानी 90, ऊपर टेंशन t, तो टेंशन यहां होगा दैट इज 90 न्यूटन, टेंशन फोर्स है तो 90 न्यूटन। और इसकी लेंथ दे रखी है हमें, इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है। मेरा क्वेश्चन समझना, यहां पे मैं एक वेव, छोटा सा वेव पल्स जनरेट करता हूं, इसको थोड़ा सा डिस्टरबेंस दिया मैंने, डिस्टरबेंस देके छोड़ देता हूं तो ये पल्स धीरे 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 आगे बढ़ेगा। वेव इस स्ट्रिंग पे आगे चलेगी, वेव या वेव पल्स जो भी है, और एक बार इसको झटका देके छोड़ दिया अपन ने, एक बार हिला के छोड़ दिया ऐसे, तो क्या होगा, अब धीरे धीरे ये यहां पहुंच जाएगा और यहां से स्ट्रिंग सीधी होती जाएगी। ठीक है, ये आगे चलता जाएगा और स्ट्रिंग, क्योंकि बार बार अगर एनर्जी दोगे तो वो वेव पल्स आते जाएंगे, लेकिन एक बार तुमने एनर्जी देके छोड़ दिया तो ये वेव पल्स आगे बढ़ जाएगा और पीछे से स्ट्रिंग सीधी होती जाएगी। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसको बिल्कुल जो लोएस्ट पॉइंट था, ध्यान देना, उस लोएस्ट पॉइंट पे यहां मैंने इसको एक वेव प्रोड्यूस किया, यहाँ पे इसको ऐसे झटका देके छोड़ दिया। तो ये जो डिस्टरबेंस है कितने टाइम बाद ऊपर पहुंचेगा ये कैलकुलेट करना है। तो थीम क्या बनेगी कि यार कितने टाइम बाद पहुंचना है वेव को, और वेव पे वो मत लगा देना यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ग्रेविटी लग रही है, वेव है ये, पार्टिकल नहीं है। तो पता है कि अगर स्ट्रिंग में टेंशन अगर कांस्टेंट है, पूरी स्ट्रिंग में अगर टेंशन कांस्टेंट है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये तो पता लग गया कि ये जो वेव पल्स है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि टेंशन हर जगह सेम है, और टेंशन अगर हर जगह सेम है तो इसकी वेलोसिटी टेंशन पर डिपेंडेंट रहती है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, वो वेलोसिटी निकालने अपन, तो v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई स्मॉल एम। ओके, अंडर रूट टी बाई स्मॉल एम। तो वेलोसिटी जो होगी वेव की अंडर रूट ऑफ टी, तो इसमें टेंशन देखो पहले, तो टेंशन कितना बच्चों 90 न्यूटन डिवाइडेड बाई स्मॉल एम। अब बहुत से 4 ग्राम लिख के आ जाएंगे, 4 ग्राम तो मास है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी मास डिवाइडेड बाई लेंथ। लकीली इसमें ये 4 ही आ जाएगा, लेकिन अगर इसकी लेंथ 2 मीटर होती, तुम तो बेसिक से देखो, स्मॉल एम होता है हमारा टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। ओके, तो टोटल जो मास है वो है 4 ग्राम, कन्वर्ट करो, यूनिट्स में गलती नहीं होनी चाहिए, 4 ग्राम को कन्वर्ट किया किलोग्राम में। लेंथ कितना है 1 मीटर,
तो दिस इज 4 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, तो यहां लिखे अपन 4 इंटू 10 टू द पावर -3। तो वेलोसिटी जो होगी, तो देखो 9, ये एक्चुअली हो गया 9/4, इसको ढंग से लिख लूँ मैं क्योंकि रूट आ जाएगा आसानी से। तो 9/4 इंटू 10 टू द पावर 4 तो इक्वल टू इसका आएगा 3/2 इंटू ये आ जाएगा 100। तो बच्चों कितना आएगा 150 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो वेलोसिटी है वो होगी 150 मीटर पर सेकेंड। 150 मीटर पर सेकेंड से इस पे वेव आगे बढ़ जाएगी और 150 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ेगी तो जाने में कितना टाइम लगेगा? तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है ये, और कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगी तो जो टाइम होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको टॉप तक पहुंचना है तो डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, स्पीड तुमने निकाली 150 और ये आंसर आएगा सेकंड। अब इसको आगे तुम कैलकुलेट कर लेना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि अगर स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम है, स्ट्रिंग लाइट है, तो फिर उस पर क्वेश्चन सिंपल बनता है क्योंकि हर जगह वेव की वेलोसिटी सेम होगी, वेव एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी। क्लियर? इस तरह से हम ये टाइम निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, ध्यान देना। कई बार क्वेश्चंस में, एक बार नीट में भी आया था बच्चों अभी क्वेश्चन 2-3 साल पहले, कि अगर स्ट्रिंग का भी मास दे दें, स्ट्रिंग का मास कंसीडर करना है, तो फिर सिनेरियो अलग होगा। कैसे, जरा देखना। ओके, मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग है, यहां ब्लॉक का मास कैपिटल एम है और स्ट्रिंग का मास जो है वो भी कैपिटल एम या स्मॉल एम मान लें, चलो डिफरेंट मान लें, लेकिन नेग्लिजिबल नहीं है। यानी स्मॉल एम इज नॉट मच लेस देन कैपिटल एम, नेग्लिजिबल नहीं है, कंपेरेबल है, आधा है, दुगना है, कुछ भी हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे, सुनो ध्यान से, यहाँ पे एक साइनोसोडियल वेव जनरेट की इस तरह से स्ट्रिंग पे, यानी स्ट्रिंग जो है उसको इस तरह से शेप में आ गई है, साइनोसोडियल वेव जनरेट कर दिया। ठीक है, और इस जगह इस वेव की वेवलेंथ λ1 है। सोचना, इस जगह इस वेव की वेवलेंथ λ1 है और टॉप पे यहां जाकर इसकी वेवलेंथ λ2 है। इस बार वेवलेंथ टर्म में यूज ले सकता हूं क्योंकि साइनोसोडियल वेव है। तो ये साइनोसोडियल वेव है, यहां इसकी वेवलेंथ λ1 है और यहां पे इसकी वेवलेंथ λ2 है। तो λ1 अपॉन λ2 का रेशियो पूछा गया था क्वेश्चन में, ये नीट में आया क्वेश्चन है ना, 2-3 साल पहले अभी नीट में आया था ये, व्हाट इज द रेशियो ऑफ λ1 इज टू λ2। तो सोचने वाली बात क्या है, देखिए लैम्डा, अब ये साइनोसोडियल वेव है, सोचो साइनोसोडियल वेव से हम सोचना शुरू करें कि यार वेलोसिटी जो होती है वेव की वो होती है एन लैम्डा। अब इन पॉइंट पे सोचो और इस पॉइंट पे, लोअर मोस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट, इन दोनों पे टेंशन सेम है क्या? बताओ नहीं है। अगर यहां टेंशन में T1 मान लूं और टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन T2 मान लूं, तो T1 T2 सेम नहीं है क्योंकि इस बार स्ट्रिंग के पास मास है। एनएलएम से देखना अलग लगाएंगे ये, और अगर टेंशन सेम नहीं तो यहां वेलोसिटी अलग होगी, यहां वेलोसिटी अलग होगी। इज इट क्लियर? इन दोनों पॉइंट्स पे वेलोसिटी अलग अलग होगी। अब इन दोनों पॉइंट्स पे अगर वेलोसिटी अलग है और फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता है सेम रहेगी, एक ही मीडियम में जब चल रही है ये, ठीक है, या बल्कि एक मीडियम तो इसको नहीं कह सकता क्योंकि हर जगह मीडियम बदल रहा है। भाई मीडियम बदलने का तुमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है कि नहीं बताओ? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है कोई भी वेव तो वेलोसिटी बदलेगी, तो यहाँ वेलोसिटी अलग है, यहाँ वेलोसिटी अलग है, हर जगह वेलोसिटी अलग है, तो जगह यानी हर इंस्टेंट पे मीडियम बदल रहा है, ये कह सकते हो। ये मैं कहते हैं ना कि रस्सी तो वही है, रस्सी से मतलब नहीं होता है कि भाई स्ट्रिंग कहाँ बदली, मीडियम कहाँ बदला। अगर वेव की वेलोसिटी चेंज हो गई मतलब मीडियम बदल गया। ये टुकड़ा अलग मीडियम है, अगला टुकड़ा अलग मीडियम है, अगला, इस पे एलिमेंट काटो, हर एलिमेंट अपने आप में एक अलग मीडियम है, क्योंकि एक एलिमेंट से जैसे दूसरे एलिमेंट में वेव जाएगी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि एट एवरी पॉइंट टेंशन अलग अलग है। इनफाइनाइट मीडियम है, पता है इसमें हर एलिमेंट अलग मीडियम है, लेकिन मीडियम कितना भी बदल जाए तुम्हें खूब पता है फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। तो एन जो है, इस एन फ्रीक्वेंसी जो है वो पूरी स्ट्रिंग पे कांस्टेंट रहेगी,
और वेलोसिटी बदल रही है इसलिए लैम्डा बदल रही है। पहले तो क्वेश्चन फील आना चाहिए कि यार लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 का मीनिंग क्या है, क्यों इसने ऐसा पूछा, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग पे जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, और सेम है लेकिन चूंकि टेंशन अलग अलग है और टेंशन अलग तो वेलोसिटी अलग है, इसलिए v प्रोपोर्शनल टू सीधा सीधा यहाँ लैम्डा हो गया, क्योंकि n कांस्टेंट है थ्रू आउट द स्ट्रिंग। अगर मैं डिवाइड करूं तो v1 अपॉन v2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, v1 अपॉन v2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, तो v1 अपॉन v2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। अब लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या होगा बताओ, लैम्डा क्या होता अपन सोचे इसमें, ये हो जाएगा रूट T1 अपॉन T2, क्योंकि वेलोसिटी क्या के प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट टेंशन के, याद है, v इक्वल टू रूट टी वाई स्मॉल एम। स्मॉल एम तो पूरी रस्सी का हर जगह सेम होता है, यूनिट लेंथ का मास चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, यूनिट लेंथ का मास तो यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है ये, इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो मुद्दा आ गया टेंशन कैलकुलेट करनी। चलो टेंशन कैलकुलेट करते हैं NLMC। अगर हम यहाँ देखें, इस पर T1 माना है तो इस पर FBD बनाओ इसका, यहाँ FBD में कैपिटल M मास है तो यहाँ क्या होगा कैपिटल mg और ऊपर टेंशन T1। और अगर टॉप पे देखोगे यहाँ टेंशन देखना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये M मास और प्लस स्ट्रिंग इन दोनों को सिस्टम में लेते हुए बनाते हैं। इस पूरे को मैंने सिस्टम मान लिया, ये NLM की बातें हैं। किसी जगह टेंशन निकालनी है वहां से स्ट्रिंग को कट कर दो, यहाँ निकालनी है अपने को। अब देखो यहाँ इसका FBD बनाए तो इसका मास कैपिटल mg, पूरी स्ट्रिंग आ गई तुम्हारे पास सिस्टम में, पूरी स्ट्रिंग का mg लगेगा, पूरी स्ट्रिंग का mg कितना है स्मॉल mg, टोटल मास एक तरह से m प्लस m बन गया ना सिस्टम का, स्ट्रिंग भी तो आ गई। और यहाँ जो टेंशन है वो कितना है बताओ T2। तो अगर यहाँ मैं बात करूं तो यू विल हैव T2 इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, T2 इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। अगर यहाँ डिवाइड करें तो दिस विल बी रूट ऑफ T1, तो T1 आ जाएगा तुम्हारे पास कैपिटल mg डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, और जी से जी कैंसिल, तो आंसर जो था दैट वाज रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई m प्लस m। ये इनमें टेंशन का रेशियो होगा या लैम्डा का रेशियो होगा, सॉरी वेवलेंथ का रेशियो होगा। आया बच्चों समझ में? तो यहाँ क्या था कि टेंशन वेरिएबल थी, और टेंशन वेरिएबल थी इसलिए हर पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। ओके अब इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट तुम्हें और बताऊं, ध्यान देना कि देखिए जैसा कि तुमने देखा अगर लाइट स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग अगर लाइट है तो फिर इसमें क्या होगा कि लाइट स्ट्रिंग में वेव यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ती है। लेकिन अगर जैसे एक अपन छोटा सा एग्जांपल लें, उससे बहुत शानदार एक रिजल्ट हमारे सामने आएगा। भाई ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जो मास है, यहाँ हमने कोई वेट नहीं लटकाया, खुद के मास की वजह से टेंशन जनरेट होगी। लाइट स्ट्रिंग नहीं है, इसका खुद का मास कैपिटल M है, वेट लटकाने की कोई जरूरत नहीं है, खुद के पास मास है तो स्ट्रिंग में टेंशन जरूर होगी। इसका मास कैपिटल M है और लेंथ है L। बात समझे? कोई भी रोड मान सकते हो, रोड है या स्ट्रिंग है जो भी है, जिसका मास कैपिटल M है और लेंथ इसकी कैपिटल L है। अब यहां पे अगर मैं कोई एक वेव पल्स जनरेट करता हूं इस तरह से, ओके, तो ये वेव तुम्हें पता है कि हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगी, यहां टेंशन अलग है, यहां टेंशन अलग है, यहां टेंशन अलग है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल होगी, हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था, हर जगह टेंशन अलग होने की वजह से वेरिएबल वेलोसिटी है। तो अब ये एक वेरिएबल वेलोसिटी से, ये जो पल्स है ये वेरिएबल वेलोसिटी से स्ट्रिंग पे आगे बढ़ेगा। यानी अगर स्ट्रिंग का खुद का वेट सफिशिएंट है, यानी उसमें ये कहो बल्कि हर जगह टेंशन अलग है, तो उसका एक बहुत सिंपल चीज मैं सामने लाके बताता हूं। मेरा क्वेश्चन ये कि बताओ इस वेव पल्स को, वापस से क्वेश्चन है कि वेव पल्स को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा।
इस वेव, ये जेई मेन में आया था एक बार क्वेश्चन, इस वेव पल्स को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम अगर तुम सोचोगे कि यार अब तो ये तो नहीं लिख सकते कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि हर जगह स्पीड अलग अलग है। तो मैं एक काम करता हूं कि जो लोअर एंड है, लोअर एंड से x डिस्टेंस जाकर के इसके अपन यहां टेंशन देखते हैं। लोअर एंड से x डिस्टेंस पे ध्यान देना, ये लोअर एंड है और इससे x डिस्टेंस जाकर के मैंने यहां टेंशन देखी, तो मैं इसका एफबीडी बना लूं। इस टुकड़े को काट लिया मैंने, ध्यान से देखना सब डेरिवेशन, एक बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आएगा, देखना जो 2 सेकंड में क्वेश्चन कर देगा। तो इस पे नीचे जो फोर्स है वो है इस टुकड़े का mg। अब इस टुकड़े का mg कितना है, तो तुम्हें पता है यूनिट लेंथ का हमने क्या मान रखा है, यूनिट लेंथ का मास स्मॉल m है, माना है ना, यूनिट लेंथ का मास स्मॉल m है, तो नीचे लगेगा स्मॉल m इंटू एक्स, ये इस टुकड़े का मास इंटू जी, समझ गए। यूनिट लेंथ का m था तो x लेंथ का क्या हुआ mx इंटू जी, और ऊपर टेंशन यहाँ पे वो है t, तो इस जगह जो टेंशन होगी वो होगा mxg, ठीक है। तो मैं इस जगह वेव की वेलोसिटी लिखता हूं, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी किसी x डिस्टेंस ऊपर जाने के बाद जो वेलोसिटी होगी इक्वल टू इस जगह टेंशन mxg अपॉन यूनिट लेंथ का मास m, तो वेलोसिटी आ गई अंडर रूट xg। x डिपेंडेंट है, देखो जैसे जैसे वेव ऊपर जाएगी x बढ़ता जाएगा और वेव की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो मान लो यहां से इसको dx लेंथ पार करने में dt टाइम लगा, तो इस वेलोसिटी को मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, dx बाई dt, x डिस्टेंस पे जाके वेलोसिटी dx बाई dt इक्वल टू अंडर रूट xg है। और अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं 0 से l तक का, तो टोटल टाइम निकाल सकता हूं। यू हैव dx अपॉन अंडर रूट x इक्वल टू, रूट x को नीचे ले आया तो इधर रह गया रूट g और dt को इधर, मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, देखो एक बार रूट x को इंटीग्रेट करने के लिए dx के नीचे लेके आ गया और उधर रूट g इंटू dt, और अब इसको इंटीग्रेट करें तो यू हैव इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट x इक्वल टू रूट g इंटीग्रेशन dt। तो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 था, वेव बिल्कुल नीचे थी और t टाइम बाद बिल्कुल टॉप पे l लेंथ पहुंच गई, यहां से यहां तक t टाइम लगा और डिस्टेंस कवर हुई 0 से l तक। तो इसका इंटीग्रेशन करें तो इसको ऊपर लेके आऊं तो x की पावर -2 है, बेसिकली ये x टू द पावर -1/2 इंटू डी एक्स इक्वल टू रूट जी इंटू इंटीग्रेशन डी टी। दिस इज फ्रॉम 0 टू स्मॉल t एंड दिस इज फ्रॉम 0 टू कैपिटल L, समझे। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, x टू द पावर n है ये, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ, x टू द पावर n प्लस 1 -1/2 में 1 ऐड करो तो +1/2 और इसी का डिवाइड करेंगे तो +1/2, तो 1/2 0 से L इक्वल टू रूट जी इंटू टी आ गया। ये 1/2 का 2 ऊपर आएगा तो 2, ये तो 2 ऊपर आ गया 1/2 का, और x की पावर 1/2 जानते हो ना तुम, रूट x फ्रॉम 0 टू L इक्वल टू रूट जी इंटू टी, क्लियर। अब लिमिट लगाओ तो 2 रूट L -0 ये रह जाएगा इक्वल टू रूट जी इंटू टी। तो बच्चों टाइम आ गया 2 अंडर रूट L बाई जी, आंसर तो आ गया। मुझे क्या सिखाना था यहाँ पे, सुनो, सारी फीलिंग तुम आई होगी इसमें, क्यों हमने इंटीग्रेट किया, रीजन क्या था, वेलोसिटी हर जगह वेरिएबल थी, इसलिए डायरेक्ट में टाइम नहीं लिख सकता, डायरेक्ट टाइम के साथ डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख दो। ऐसा कब होता है, जब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है वो। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस वेव का बिहेवियर तुमने देखा, जैसे सोचो वेव को एक पार्टिकल की तरह मान लो, एक ट्रिक बताऊं तुम्हें, ट्रिक देखना, एक वेव को पार्टिकल की तरह मान लो तो तुम्हें लगेगा ये पार्टिकल, यानी जब स्ट्रिंग का, ट्रिक क्या है बच्चों, अगर स्ट्रिंग का खुद का मास है, स्ट्रिंग का खुद का मास है यानी उसकी टेंशन हर जगह अलग अलग है, हर जगह का टेंशन अलग अलग है, तो उस वेव का बिहेवियर बिल्कुल इस तरह से होता है जैसे एक पार्टिकल g/2 एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। देखना इसका बिल्कुल बिहेवियर ऐसा है, g/2 से ऊपर जा रही है। ये आंसर में एक लाइन में ला सकता था, देखो, क्योंकि अगर मुझे रिजल्ट याद है, इसका बिहेवियर बिल्कुल g/2 की तरह है।
वही आंसर आएगा। कैसे कि अगर मैं कहूँ एक पार्टिकल को यहाँ से फेंका अपन ने जीरो वेलोसिटी के साथ में, क्योंकि यहाँ टेंशन जीरो ना, बिल्कुल इस पॉइंट पे टेंशन जीरो, तो यहाँ वेव वेलोसिटी जीरो होगी। तो एक इनिशियल जीरो वेलोसिटी के साथ एक पार्टिकल g/2 से ऊपर जा रहा है, तो कितने टाइम में यहाँ पहुंच जाएगा? देखो यही आंसर आएगा। देखो बोलेंगे S = L = ut जीरो, यहाँ वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ वेलोसिटी क्यों जीरो समझे ना, इस जगह टेंशन जीरो, देखो टेंशन लिखा था ना मैंने mx × g लिखा था ना, x = 0 रख के देखो लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो है, तो S = ut तो हो गया जीरो प्लस हाफ एक्सीलरेशन क्या है g/2 × t²। देखो एक बार, तो 4L/g = t², बच्चों आंसर वही आएगा। तो ये रिजल्ट में बताना चाह रहा था। तुम्हें इंटीग्रेशन बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बिहेवियर याद रख लो। लेकिन कब? अगर स्ट्रिंग का खुद का मास है। अगर स्ट्रिंग लाइट है देन इट इज वेरी सिंपल, लाइट स्ट्रिंग में कुछ नहीं करना पड़ता है, पूरी वेव यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ती रहती है, फिर तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन अगर स्प्रिंग के पास खुद का वेट है जो कि नेग्लिजिबल नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उस वेव का बिहेवियर, इतना इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, बस वेव का बिहेवियर याद रखो कि ये वेव इस तरह से बिहेव करती है जैसे ये g/2 एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है। और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन वो आसानी से अप्लाई करते जाओ कि यहाँ वेलोसिटी बताओ तो v = u + at लिख सकते हो, ठीक है। कितना टाइम लगा? S = सारी इक्वेशन लगा सकते हो आसानी। तो बच्चों ये यहाँ बताना था। तो चलो आज का टॉपिक अपन यहीं खत्म करते हैं। वेव वेलोसिटी होगी, कल से मैं इसमें स्टार्ट करूंगा सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस वगैरह, ये चीजें अपन कल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। गुड बाय बच्चों, और इसको अच्छे से पढ़ना फिर, ठीक है।